Good morning, everyone. Let's begin our topic today with the Mauryan administration. In the last video, you have read about the Ashoka's Dhamma, which was very important from the exam point of view, and also the successes of Ashoka and fall of the Mauryan dynasty. Today, we are going to read again one of the important topics of Mauryan administration, that is administration, and as well as the Mauryan society. So let's start a video. So what was the Mauryan administration? Mauryan administration is said to be one of the biggest and the challengest administration of the world, because Mauryan empire was really very big. It area wise it was really big, and it was not an easy task to control and really work on such type of vast empire. So Mauryan administration, most of it you will find in Kautilya's Arthashastra. So it was base work was done by the Kautilya himself at the era of Chandragupta Maurya. So let's begin. We also read that Mauryan administration was the first administration in the history of India who has got the centralized system. So whatever you have read in the civics till now, whatever you see in today's इंडिया were very well had been taken from the Mauryan administration. आज आप देखते हैं that we have a central government, we have a state government, then we have a local government. In the same way, Mauryan administration also used to work. So a centralized government system was established for the first time in India during Mauryas. So despite centralization of the power in the hands of king, ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और सारी जो सत्ता है, सारी जो पावर है किंग के हाथ में है, पर फिर भी वो ऑटोक्रेटिक नहीं है. ऑटोक्रेटिक का मतलब है कि तानाशाह नहीं है. ओके, ही इज़ नॉट नेपोलियन, वो तानाशाह नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक भी नहीं है. सो ही इज़ टाइप ऑफ मोनार्च. इसको मैं कह सकती हूँ मोनार्च सिस्टम, जिसमें किंग के हाथ पे सारी पावर्स तो होती है, बट अगेन उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं जिससे वो बात करके निर्णय लेता है. सो ये आपको याद रखना है कि मौर्यन एम्पायर वॉज इन दी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द किंग, बट किंग वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक. कौटिल्य, दैट इज़ योर चाणक्य, हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट. कौटिल्य के अनुसार किसी भी स्टेट के या किसी भी राज्य के 7 अंग होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सप्तांग. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस सप्तांग. राजा, आमत्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना एंड मित्रा. तो अभी इसको अगर ध्यान से समझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सरल है. जैसे राजा, किसी भी स्टेट में या किसी भी एक बड़े देश में राजा होता है यानी किंग. आमत्य होता है यानी मिनिस्टर्स. जनपद का मतलब एरिया. दुर्गा मीन्स फोर्ट, यानी एक जो राजा है उसको फोर्टिफाइड जगह पे रहना है, उसके पास में एक दुर्ग, एक बहुत ही अच्छा फोर्ट होना चाहिए. कोशा, उसकी ट्रेजरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सेना, उसकी आर्मी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एंड मित्रा, हर राजा जो सक्सेसफुल बनता है ही शुड हैव गुड एलीज एंड फ्रेंड्स, ताकि अगर उस पर कभी भी आक्रमण हो तो वो अपने मित्र राजाओं की मदद ले सके. सो ये 7 चीज़ें जिसको सप्तांग कहते हैं या 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट हैं एज डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य, वो होना चाहिए. सो किंग क्या करते थे? किंग यूज टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट, यानी सीएम और प्रीस्ट का है आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड. सो इनका अपॉइंटमेंट किंग करते थे और वो उनकी क्वालिफिकेशंस चेक करते थे, उनका बैकग्राउंड स्कैनिंग करते थे, उनके कैरेक्टर को चेक करते थे और फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर उनको पकड़ाते थे. इस प्रोसेस को वो कहते थे उपाध परीक्षणा. उपाधि से आता है. उपाधि का मतलब होता है कोई भी एक आपको क्या कहेंगे इसको, कोई भी एक पोस्ट देना, पोस्ट को उपाधि कहेंगे. परीक्षणा के बाद में, परीक्षण के बाद में आपको पोस्ट देना, सो उपाधि परीक्षणा. दीज पीपल यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हो जाते थे. अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दीज देयर वेर ऑल्सो इन द परीक्षा मंत्रणा, विच वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये लोग जो यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर और प्रीस्ट जो थे, ये न सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में थे, एक और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था जिसका नाम था परीक्षा मंत्रणा. मंत्रणा का मतलब होता है डिस्कशंस करना, मंत्रणा करना. सो उसके भी मेंबर थे. अब मौर्यन एम्पायर में 3 विंग थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. बिल्कुल जैसा आज के इंडिया में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकल गवर्नमेंट. सो ये चीज़ उस टाइम पे भी थी.
लेट्स मूव अहेड विथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में 18 डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, जिनके नाम थे तीर्थ। तीर्थ जो कि अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र उसमें लिखा गया है। हर तीर्थ का एक प्रेसिडेंट हुआ करता था जिसका नाम था महाआमत्य, ठीक है। और उसमें कौन कौन थे, उसमें होते थे मिनिस्टर यानी मंत्री, प्रीस्ट यानी पुरोहित, कमांडर उसमें होता था सेनापति, और प्रिंस यानी युवराज। दिस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थस, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं समाहर्ता। समाहर्ता इज़ अ नेम ऑफ अ पोजीशन, ठीक है, ये एक तरह का पोजीशन था और यहाँ पे जो व्यक्ति अपॉइंट होता था व्हाट वाज हिज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके जेडी में या उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था। हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कलेक्ट टैक्स और रेवेन्यू, आई कैन से कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट या प्लान। तो ये एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर टाइप का पोस्ट है जिसमें वो टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा बैलेंस शीट बना रहा है और एनुअल बजट और एनुअल प्लान बना रहा है पूरे साल भर का। देन हम आते हैं सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब होता है ट्रेजरर, वो व्यक्ति जो ट्रेजरर को संभालता है, जो आपके जो खजाना है उसको संभालता है और उसके देख रेख करता है, उसके उस पोजीशन का नाम होता था सन्निधाता। सो ये महाशय क्या करते थे, इनका काम था ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज, यानी वो बिल्डिंग ट्रेजरीज का मतलब होता है कि ट्रेजरी बिल्ड करना, यानी ट्रेजरी यानी खजाने को, राजा के खजाने को बढ़ाना, जगह जगह पे उसका निर्माण करना। एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का मतलब होता है धान के या चावल के गोडाउन्स बनाना, यानी अन्न जो होता है उसका गोडाउन जगह जगह पर बनाना, वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम, ये उसका काम होता था। यहाँ पे 26 डिपार्टमेंट्स हेड आते हैं जैसे हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र, और वो कौन कौन से थे, कोषा अध्यक्ष यानी ट्रेजरर, सीता अध्यक्ष दैट इज़ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पांडे अध्यक्ष यानी ट्रेड, सूत्रा अध्यक्ष टेलरिंग एंड वीविंग, लूनाध्यक्ष स्लॉटर हाउस जहाँ पे कसाई का जो काम होता है वो, देन विविधाध्यक्ष पैस्चर लैंड, लक्षणा अध्यक्ष इशुइंग करेंसी, देन मुद्रा रक्षस पोषवाध्यक्ष, बंधनाराध्यक्ष अत्विया हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये सारा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है युक्ताज एंड उपयुक्ताज वेयर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ महाअमत्य एंड हेड। इसको इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि हु वेयर युक्ताज एंड उपायुक्ताज। सो आपको लिखना है युक्ताज एंड उपायुक्ताज वेयर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। मैंने आपको 9th क्लास में 3 लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ बताए थे, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ एक तरह के एग्जीक्यूटिव्स टाइप के लोग हैं। आज के ज़माने में हम इनको एग्जीक्यूटिव्स कहेंगे, उस टाइम पे हम इनको कहते थे युक्ताज एंड उपयुक्ताज। ये लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ थे और ये किसको रिपोर्ट करते थे, ये रिपोर्ट करते थे महाअमत्य को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, आज से रिलेट करो एंड याद रखो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविजन का दूसरा नाम आप लिखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अशोका के समय 5 प्रोविंस थे मगध में, ठीक है। अब ये 5 प्रोविंस कौन से हैं, नॉर्थ में आपका आता है उत्तरापथा जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। साउथ में आपका आता है दक्षिणापथा। देखो उत्तरापथा का मतलब उत्तर नॉर्थ, दक्षिण का मतलब साउथ। तो दक्षिणापथा की राजधानी थी आपकी सुवर्ण नगरी। ईस्ट में हम चलते हैं कलिंगा की तरफ जो कि उड़ीसा है, तोशाली जिसकी कैपिटल थी। और वेस्ट में था आपका अवंती राष्ट्र जो है उसकी कैपिटल थी उज्जैनी। और उसके बीच में आता है मध्य देश। मध्य देश के लिए आप लिखिए मगध, जहाँ पे किंग रहता था और इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, यानी किंग यूज्ड टू स्टे एट पाटलिपुत्र एंड फ्रॉम पाटलिपुत्र ही यूज्ड टू एडमिनिस्टर एवरीथिंग ऑफ हिज एरिया। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन थे दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रॉयल ऑफिसर्स, और इन ऑफिसर्स का नाम था कुमार और आर्यपुत्र। इनको हम या तो कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे। ये प्रोविंस डिवाइडेड थे विषया में। विषया के लिए आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आज आपका जो स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है। डिस्ट्रिक्ट्स फर्दर जाके आपके सिटीज़ में, अर्बन रूरल में डिवाइड हो जाती है, विलेज टाउन्स में चली जाती है, विलेजेस में चली जाती है, जो कि सिंपल सिविक्स के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं। वही चीज़ अब यहाँ आ रही है, नाम अलग है। सो आपका जो प्रोविंस है वो आगे जाके डिवाइड हो रहा है विषया में। विषया का मतलब है डिस्ट्रिक्ट।
विच यूज़ टू बी कंट्रोल अंडर द विषयापति। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वैसे ही उस टाइम के जो ऑफिसर था उसको हम कहते थे विषयापति। स्तनिक वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये एक तरह से, और एक स्तनिक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर आता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समाहर्ता। समाहर्ता है ये जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो स्तनिक है ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको करता है, समाहर्ता को करता है, और समाहर्ता डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं किंग को। गोपा भी एक टर्म आ रहा है। गोपा यूज टू बी द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड ही यूज टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ 10 विलेजेस। हर 10 विलेज का एक क्लस्टर बना दिया जाता था और उसके हेड को गोपा बोलते थे। गोपा भी जो है आपके समाहर्ता को रिपोर्ट करता था। एक ऑफिसर था, एन ऑफिसर नेम्ड प्रदेश 3 used to function under Samaharta and used to monitor the working of Stanak, Gopas and village officers. So आप देख सकते हैं कि समाहर्ता ने अपना भी एक असिस्टेंट भी रखा हुआ है। समाहर्ता का असिस्टेंट कहलाता था प्रदेश 3, और प्रदेश 3 को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे ये लोग, जो कि हो गए आपके स्थानिक गोपाज और विलेज ऑफिसर्स। और ज़रूरत पड़ने पर ये लोग अगर चाहें तो समाहर्ता तक भी पहुंच सकते थे। तो ये एक लेवल ऑफ फंक्शनिंग था, और इस तरह से आप किसी को भी आप पहुंच नहीं जा सकते थे, एक को जंप करके किसी और के पास चले गए। आज भी एमएनसी में ये नहीं होता, उस टाइम पे भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं होता था। सो आपको जिनको बोला गया है आपको उन्हीं को ही रिपोर्ट करना होता था। लेट्स मूव टुवर्ड्स दी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम आ रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स विच वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी एंड विथ 5 मेंबर्स इन ईच कमिटी। तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30 मेंबर्स। सो आपको याद रखना है काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स थे जो 6 कमेटी में डिवाइड थे और एक कमेटी में 5 मेंबर हुआ करते थे। अब ये कमेटी करती क्या है? पहली कमेटी, फर्स्ट कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। सेकंड कमेटी फॉरेनर्स का देखती थी। थर्ड कमेटी जो है बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखती थी, जो कि आजकल सेंसस का काम है। फोर्थ जो रिस्पॉन्सिबल थी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जो कि स्टेट में और सिटी में हो रहा है। फिफ्थ कमेटी देखती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो उत्पादन होते हैं चीज़ों का, उनका सेल कैसे हो रहा है। सिक्स कमेटी कलेक्ट करती थी आपका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कैसे कलेक्ट करती थी? 1/10 ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स। जैसे आपका 90% अगर सेल हुआ है तो 90% का 1/10 सेल्स टैक्स कलेक्ट करके ये दे दी थी समाहर्ता को। ओके और इन चीज़ों को जो डिसओबे करता था, जो भी वट सब्जेक्ट और एनी कॉमन पब्लिक ही यूज टू नॉट ओबे दिस फॉलोज, एक ही उनके लिए था डेथ सेंटेंस, यानी उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। अब हम आ रहे हैं मिलिट्री सिस्टम में। एनी पर्टिकुलर किंग ही शुड हैव अ साउंड मिलिट्री सिस्टम सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट हिज प्रोविंस और कंट्री फ्रॉम एनिमीज़। सो जैसे कि आज इंडिया का जो मिलिट्री सिस्टम है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है, तो मौर्यन एम्पायर भी ऐसा ही था। जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, अब हम पढ़ेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में, मौर्यन एम्पायर की। कैसी थी डिफेंस मिनिस्ट्री? देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट जो कि अगेन डिवाइडेड है 6 कमेटी में, कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी। तो आपको इसमें ज़्यादा सिर घपाने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना है जैसे कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 6 × 5 30 मेंबर्स में थी। आर्मी में भी 6 आपके कमिटीज़ रही हैं और उनमें 5 मेंबर रहे हैं। और ये 5 मेंबर डिपार्टमेंट्स जो आर्मी के थे वो कौन थे? अगर महाभारत और रामायण देखी है तो इसको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले हैं पैदल यात्री, पैदल इन्फेंट्री, जिसको पैदल चलने वाली आर्मी को हम कहते हैं पैदल या इन्फेंट्री। अश्व यानी घोड़े पे जो चलती हैं, जो हॉर्सेस पे चलती हैं, उसको हम कहते हैं कैवलरी, दिस इज़ LARY। थर्ड आती है हाथी पे, एलिफेंट वाले सोल्जर ऑन एलिफेंट्स। फोर्थ आपके आते हैं रथ यानी चैरियट पे चलने वाले सोल्जर्स। और आपके फिफ्थ पे आती है नेवल फोर्स यानी नेवी। यानी उस टाइम पे भी आपको पता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, दे यूज टू हैव एन एक्सेस ऑन द सी इटसेल्फ एंड दे यूज टू ट्रैवल। दे हैव बिंदुसारा यूज टू हैव गुड रिलेशंस विद ग्रीस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो अशोका ऑल्सो कंटिन्यूड दैट लेगेसी। तो इसलिए इनका नेवल फोर्स भी बहुत अच्छा था।
सो मिलिट्री अफेयर्स वर मॉनिटर्ड बाय अंतपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री अफेयर्स को कौन देखता था? जैसे आज के ज़माने में डिफेंस मिनिस्टर देखता था, उस ज़माने में इसको हम कहते थे अंतपाल। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग द बॉर्डरिंग रीजन्स, जो काम आज BSF का है वो इसका काम था। मैनेजमेंट करता था, मॉनिटर करता था बॉर्डर रीजन्स को। मेगास्थनीज अपनी बुक इंडिका में कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक बहुत ही ह्यूज आर्मी थी जिसमें 6 लाख सोल्जर्स थे, पैदल वाले यानी इन्फेंट्री वाले। 50,000 was horsemen, that is your cavalry, 9,000 elephants, the soldier on elephants, and 800 chariots, that is your रथ। सो इतनी बड़ी आर्मी आप देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थी, और इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसा रहा होगा, वी कैन जस्ट इमेजिन। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द जुडिशियल सिस्टम, दैट इज़ योर न्यायपालिका। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के ज़माने में इंडिया में है योर सुप्रीम कोर्ट, योर हाई कोर्ट एंड योर लोकल कोर्ट्स। सो बिल्कुल वैसा ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे होता है, सुप्रीम जो जज होते हैं वो आपका सारा काम करते हैं और कुछ मामलों में फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के पास जाता है। सो वही यहाँ पे रहा है, द एम्परर यूज्ड टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट लोअर लेवल, जो आज भी है, इन विच द ग्रामीणी एंड ग्राम वृद्ध यूज टू प्रोनाउंस जजमेंट्स। हर ग्राम में जो ग्राम वृद्ध होते थे, जो गांव का सबसे काबिल और सबसे ओल्ड जो व्यक्ति होता था, जिसको बहुत तजुर्बा है या एक्सपीरियंस रहा है, उसको नॉमिनेट किया जाता था। एंड एक ग्रामीणी भी होते थे, तो ये लोग विलेज लेवल पे अनाउंसमेंट्स करते थे, जजमेंट्स लेते थे। देन यू हैव संग्रहण द्रोणामुख, वेयर द कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल पे ये लोग थे। और सेंट्रल कोर्ट हमेशा पाटलिपुत्र में रहा, बिकॉज सेंट्रल किंग यूज्ड टू स्टे देयर। इट वाज नाउ टुडे इन सुप्रीम कोर्ट इट इज़ देयर इन दिल्ली। उस टाइम मौर्य की बात हो रही है, मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है। सो पाटलिपुत्र हमेशा से इनके कैपिटल रहा और सेंट्रल कोर्ट वहाँ पे रहा है। सो इसी के साथ में अगर हम देखें तो किंग के कोर्ट के अलावा और ग्राम संघ यानी विलेज लेवल के अलावा भी 2 टाइप के कोर्ट रहे। एक था धर्मस्थीय और दूसरा है कंटक शोधना। ये कुछ नहीं है, ये आपका सिविल और क्रिमिनल कोर्ट है जो आज भी है। सो क्या है ये धर्मस्थीय? दिस यूज टू वर्क इन द हैंड्स ऑफ द 3 धर्मास्थ। अभी उस टाइम पे जज नहीं कहते थे, धर्मास्थ कहते थे। ये धर्मास्थ कौन थे? ये एक्सपर्ट्स थे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के। तो 3 जज होते थे यानी 3 धर्मास्थ होते थे और 3 आमत्य होते थे। ये धर्मास्थ यूज टू बी द टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। एकदम से याद रखना, धर्मास्थ्य सिविल कोर्ट है, ठीक है। और कंटक शोधन है, आपको शोधन करना है लोगों का, तो वो क्रिमिनल कोर्ट है। सो यहाँ पे कैसे केसेस आते हैं? सिविल कोर्ट में वैसे ही केसेस आते हैं, थेफ्ट, रॉबरी या लूट वाले, जिसको कहा जाता था साहस। एंड इन फ्रंट ऑफ धर्मस्थीय कोर्ट्स एंड केसेस एसोसिएटेड नॉट ओनली थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट, जो ऐसे केसेस थे एब्यूजिंग वाले, डिफेमेशन यानी मानहानि वाले, बीटिंग मारपीट के मामले, ये भी इन कोर्ट्स के सामने लाए जाते थे। एंड दिस वर ऑल्सो कॉल्ड वाक पुरुषीय और दंड पुरुषीय। फिर हम आते हैं कंटक शोधना। ये क्रिमिनल कोर्ट्स रहे हैं। इसमें भी 3 प्रादेश्रीज और 3 आमत्य यूज टू जज डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटक शोधन के बारे में आपके लिए आ सकता है कि व्हाट वर द क्रिमिनल कोर्ट्स अबाउट, यहाँ पे होता क्या था। सो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 प्रदेश त्रियाज। अब जज मत लिख देना, यू हैव टू राइट प्रदेश त्रियाज एंड 3 आमत्यास मिनिस्टर्स यूज टू जज डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड कंसर्न पर्सन। जो हाई कोर्ट का आज काम होता है, स्टेट के साथ में कंसर्न पर्सन के हम पढ़ते रहते हैं, कोर्ट स्टेट वर्सेस एनी पर्सन, इस तरह के डिस्प्यूट्स को ये लोग सुलझाते थे। सिटी मजिस्ट्रेट का नाम था व्यवहारिक महाअमात्य और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम था रज्जुक। चाणक्य कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कि न्याय के, लॉ के 4 पहलू होते हैं। क्या है? धर्म जो कि है रिलीजन, व्यवहार आपका बिहेवियर कैसा है, चरित्र आपका कैरेक्टर कैसा है, एंड शासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। अगर ये चारों ही खंबे अच्छे हैं तो लॉ हमेशा रहेगा। इसलिए ही हमने अशोक के जो चक्र हैं और अशोक स्तंभ जो हैं, जो 4 लायन हेड हैं, वो हमने हमारे लॉ सिस्टम में लिया है। वो वही 4 मेन पार्ट्स ऑफ लॉ हैं, दैट इज़ योर धर्म, रिलीजन,
व्यवहार आपका बिहेवियर, चरित्र, कैरेक्टर एंड शासन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी कैसी रही उस टाइम पे? सो सोशल सिस्टम थी, टैक्स रहे हैं। कहाँ से हमें मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पता चलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के इंडिका से और अशोक के रॉक एडिक्ट से। सो कौटिल्य का कहना था कि वर्ण आश्रम, जो 4 वर्ण होते हैं सोसाइटी के, दैट इज़ बाय द ऑक्यूपेशंस ऑफ दिस कास्ट। ऑक्यूपेशन से ही कास्ट बनती थी। इसके अलावा कुछ और कास्ट की बात भी उन्होंने कही थी, जिनके नाम थे निषाद, परशव, रक्तार, शस्त्र, विदेहक, सुत, चंडाल एक्सेट्रा। सो ये आपको याद रखना है, कौटिल्य ने यही कहा था कि 4 जो वर्ण हैं ये ऑक्यूपेशन से आते हैं। लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भारतीय सोसाइटी को 7 कास्ट में बांटा। क्या थे ये 7 कास्ट? सबसे पहला था दार्शनिक यानी फिलोसोफर्स, फिर थे किसान या फार्मर्स, फिर थे कारीगर और शिल्पी, क्राफ्ट्समैन और स्कल्पचर्स, फिर आपके थे सैनिक, सोल्जर्स, निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर्स, सभासद एंड शासक, दैट इज़ योर मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन मेगास्थनीज ने किया। साथ में ही उन्होंने कास्ट, कलर और ऑक्यूपेशन के तौर पे लोगों में जो डिफरेंस होता था इसको इग्नोर किया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मौर्यन एम्पायर में कंडीशन ऑफ वुमेन कैसी थी? इट इज़ सेड टू बी प्रोग्रेसिव, यानी बेटर देन वैदिक टाइम। इस टाइम पे होता ये था कि स्मृति पीरियड का मतलब होता है वैदिक पीरियड से। सो कंडीशन ऑफ वुमेन वाज ओके, वाज बेटर एंड दे वर अलाउड टू री मैरी एंड परफॉर्म नियोग, यानी जो विडोज़ थी वो रीमैरी कर सकती थी और वो नियोग भी कर सकती थी। अब ये नियोग क्या होता है? नियोग में इफ़ अ वुमन इज़ डिवोर्सी और इज़ अ विडो और शी हैज़ नॉट मैरिड, कंडीशंस लाइक दिस, हर हस्बैंड इज़ नो मोर एंड शी वांट अ चाइल्ड, उसको एक चाइल्ड चाहिए। सो इस केस में वो अपने हस्बैंड की फैमिली में से किसी के साथ में भी नियोग कर सकती थी और उनसे शी कैन हैव अ चाइल्ड। उस प्रथा को हम कहते थे नियोग। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस थी, ये आज नहीं होता है, उस ज़माने में था। महाभारत के पीरियड में रहा है। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग से ही होता है। सो वही चीज़ थी, उसको हम कहते हैं नियोग, और ये उस टाइम पे था। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट वाज अबाउट आवर मौर्यन एम्पायर एंड that finishes our Mauryan Empire. From the next thing we have Shungas and Satavahan डायनेस्टी। ये छोटी छोटी डायनेस्टी है, इसका मैं आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में अगले 2 वीडियोस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई विल प्रोवाइड यू द PDF ऑफ द नोट्स एंड इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज़ नोट डाउन दोज notes and start reading this chapter as well as start learning this chapter. So have a great day. Bye bye.